अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे मुगल अंपायर के बारे में। ऑलरेडी हमने एक पार्ट बना रखा है मुगल अंपायर के बारे में, वो था पार्ट फर्स्ट, और आज हम बना रहे हैं पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमने मुगल अंपायर के बारे में डिस्कस किया था, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। हमने अर्ली मुगल के बारे में पढ़ा था, उनका टाइम पीरियड हमने देखा था, और हमने लेटर मुगल भी पढ़े थे जिनका टाइम स्लैब यहाँ पे मेंशन है, और पार्ट वन में भी हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप पहले उसको देखिए, फिर पार्ट सेकंड देखिए, इससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। अर्ली मुगल के बारे में हमने सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ रखा है यहाँ पे। देखो आगे बढ़ने से पहले कहूँगा कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपडेट करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी तैयारी स्मूथली चलती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा। उसमें हमने बाबर के बारे में पूरा बताया था, बाबर ने कौन सी यहाँ पे लड़ाई लड़ी और सब कुछ उसके बारे में। हुमायूं के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में और अकबर के बारे में। ये दोनों टॉपिक हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे काफी क्वालिटी वाला मटेरियल लाया, आप यहाँ पे पीपीटी देख सकते हो, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस लगे रहते हैं, तो आप इसको एंड तक जरूर देखें, ठीक है ना। देखो अगर हम मेन रूलर देखें तो लेटर मुगल में मेन रूलर कौन से थे, देखो देखें तो फारूक सयार, जिसने फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। और उसके बाद अगर एक देखें तो इसमें ऑफ कोर्स आपको पता है मोहम्मद शाह रंगीला, काफी रंगीला पर्सन था, इसके नाच गाने का ज्यादा शौक था, इसलिए नादिर शाह आता है ईरान से और यहाँ पे दिल्ली को लौट के चला जाता है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो शाह अहमद या अकबर सेकंड को देखें तो इसने राजा राममोहन रॉय को उसने राजा का टाइटल दिया था, ये भी हमने पार्ट फर्स्ट में अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है ना। मुगल के बारे में कहां से आते हैं, टेमरेड डेंसिटी के साथ या चंगेज डेंसिटी के साथ, इनका डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है वो भी पढ़ा है। बाबर के बारे में पूरा हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी अच्छी तरह से। ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं इसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, पूरी बैटल कहाँ पे कौन सी बैटल होती है, उसका रीजन क्या था, काजेस क्या था, डीड क्या थी, और कौन कौन से थे, बाबर की तरफ से कौन से था और अपोनेंट में कौन कौन सा था, राजपूत में से कौन से किंगों के साथ बाबर की लड़ाई होती है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पूरी डिटेल के साथ। आपको पार्ट फर्स्ट में ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो हुमायूं भी हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी कवर रखा है। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हमने लास्ट पढ़ते हैं कि बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जब वो लड़ता है तो ये जीत जाता है, फाइनल बैटल होती है इसकी, और उसके बाद ये शेर शाह सूरी डायनेस्टी को खत्म कर देता है। लेकिन अगर हम आज पढ़ेंगे तो ये शेर शाह सूरी जो था, इसने जब हुमायूं के साथ पहली लड़ाई की थी है ना, तो तब ये किस तरह इसने मुगल अंपायर को हथिया लिया था, हम ये आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो काफी इंपॉर्टेंट रूलर है और ये ग्रेट रूलर है शेर शाह सूरी, इसके बारे में पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ऑलराइट गाइस, शेर शाह सूरी टाइम पीरियड देख लो 1540 से 45 तक, 5 साल का इसका शासन रहता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल लीडर रहा, बहुत स्ट्रांग था, ये बहुत ज्यादा इसने अगर हम देखें तो इसने रिफॉर्म किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए और इसने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए, ठीक है ना। देखो ये मुगल तक छीन लेता है 1538 में हुमायूं को हराकर, ओके। 5 साल का इसका टाइम पीरियड लेता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस होता है क्योंकि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए थे और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के इसने चेंजेस लाए थे, ठीक है ना। देखें तो इसने जिम्मेदारी सिस्टम के अबॉलिश कर दिया था, और इसने इंडिया के अंदर एक न्यू सिस्टम स्टार्ट किया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया के अंदर इसने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो जो इसका नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसमें क्या ये था, इसमें ये मेंशन था कि जो 3rd होगा या 1/3 होगा जो टोटल प्रोडक्शन का, वो आपको अपने सुल्तान को या अपने किंग को देना पड़ेगा, बाकी जो भी प्रोडक्शन होगी वो फार्मर खुद यूज करेंगे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना। काफी अच्छा सिस्टम है। इससे पहले हम देखें तो जो किंग थे वो नियर अबाउट 60% तक ले लेते थे प्रोडक्शन का फार्मर से, बट इसने कहा नहीं, हम एक फिक्सड कर लेते हैं जो न्यू रेवेन्यू पॉलिसी है, उसमें आपको सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 33%, ठीक है ना, याद रखना 33%, ठीक है ना। इसी ऊपर नहीं आगे बढ़ते हैं। इसने एक और काम किया, स्टैंडर्डाइज कर दिए वेट्स एंड मेजरमेंट्स को। हमने पहले ही पढ़ा था कि वेट्स एंड मेजरमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने भी स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की थी, उसने मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश की थी, और यहाँ पे शेर शाह सूरी भी ये काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और काम करता है, इसने रुपया का इंट्रोडक्शन किया या टका जिस काम कहते हैं, इसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, और इसने रीऑर्गेनाइज किया पोस्टल सिस्टम को इंडिया के अंदर, ठीक है ना। हम देखें तो इसने क्या कैप्चर किया था, चुनार का फोर्ट किया था जो यूपी के अंदर है, और इसने मैरिड शादी की थी किसके, लेड मलिका के साथ इसने अपनी शादी की थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसने कौन कौन सी लड़ाई, इसने क्या क्या मतलब लड़ाई किया, कौन कौन से टेरिटरी इसने कैप्चर किया। 1542 में इसने मालवा कैप्चर किया राजस्थान से। सेम ईयर 1542 में इसने रणथंबोर राजस्थान से कैप्चर किया। फिर 1542 में द सेम ईयर इसने मारवा राजस्थान से कैप्चर किया, मतलब राजस्थान पे इसने बैक टू बैक अटैक किया और हर अटैक ये जीता रहा। फिर अगर हम देखें तो 1544 में इसने चित्तौड़ का किला राजस्थान में जो था वहां से ले लिया, और
कलीनगर का एम्पायर इसने ले लिया 1545 में, ठीक ना। अगर हम देखें तो इसने एक सिस्टम स्टार्ट किया था जुडिशियल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, उसका नाम इसने रखा था मुकदमा। और अगर हम उसका इंपॉर्टेंस देखें तो वो करता था जस्टिस देता था पीपल को, है ना, मतलब जुडिशियल डिपार्टमेंट वाज मेड फॉर या टू प्रोवाइड जस्टिस टू द लोकल पीपल, ये बात याद रखना। और इसने क्या किया, हुमायूं का जो डेवलप्ड सिटी थी दीनपना, उसको और डेवलप किया और उसका नाम चेंज कर शेरगढ़ उसका नाम रख दिया, ठीक है ना। और इसने रिवाइव करने की कोशिश की किसको, हमारे पास जो हिस्टोरिकल एक प्लेस थी, ये एक कैपिटल थी जिसका नाम है पटलिपुत्रा। पटलिपुत्रा को अगर प्रेजेंट नाम देखें तो इसको कहते हैं पटना। ये एंशिएंट टाइम की बहुत ज्यादा थी। कोई ग्रेट एम्पायर देखो आप, मौर्य देख सकते हो, गुप्ता एम्पायर देख सकते हो, या हंस एम्पायर देख सकते हो, इनका मोस्टली कैपिटल सेंटर रहा था। ये ट्रेडिंग के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कैपिटल थी पटलिपुत्रा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, देखो ही एक्सटेंडेड द ग्रैंड ट्रंक रोल, ये बात याद रखना, ग्रैंड ट्रंक रोल इसने एक्सटेंड की फ्रॉम अफगानिस्तान से करंट जो बांग्लादेश है, इतना बड़ा इसने ये रोड इनिशिएटिव लिया था। अगर हम आज कंपेयर करें चाइना का BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी तरह शेरशाह सूरी ने भी अपने जमाने में एक ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसको कहते हैं GT रोड, ठीक है ना। तो ये था कुछ शेरशाह के बारे में, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बाबर के बारे में, ठीक है ना। देखो बाबर के बारे में देखें तो इसका नाम था पूरा, इसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड देखें तो 1556 से 1605 तक आता है। इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है ना। देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट सर्वाइविंग मुगल था, मतलब इसका टाइम पीरियड देखें, ये इसका जो शासन देखें तो ये सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे था औरंगजेब जिसने 50 ईयर तक पूरा शासन किया था, ठीक है ना। अकबर ने 49 ईयर तक शासन किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो ये पैदा होता है, बर्न होता है हुमायूं को और हमीदा बानो को, ठीक है ना। हुमायूं और उसकी बेगम जो हमीदा बानो होती है, ये उनका पुत्र होता है और उनको ये पैदा होता है। और अगर हम देखें तो इसका जो पुष्टपना था, ये इसका जो गार्डियन था उसका नाम था बहरीम खान, ठीक है ना। इसका गार्डियन कौन था, बहरीम खान इसका गार्डियन था, ठीक है ना। देखिए अकबर वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1942 के अंदर ये पैदा होता है। और कहां पे पैदा होता है, महाराजा वीर साला के मतलब किंगडम में पैदा होता है। और ये असल में जगह देखें तो ये अमरकटक पाकिस्तान के अंदर। अब क्यों ये पाकिस्तान के अंदर क्यों पैदा होता है, ये तो हिंदुस्तान का किंग है। असल में क्या होता है आपको पता है कि जब शेर शाह सूरी ने मख्त मुगल सल्तनत को हड़प लिया था या उस पर कब्जा कर लिया था, तो तब ये जो औरंगजेब था, सॉरी ये जो हुमायूं था, ये यहाँ से माइग्रेट हो गया, पाकिस्तान चला गया था और वहां पर ये खुफिया जिंदगी गुजार रहा था, वहां पे अपना लश्कर तैयार कर रहा था। वहीं पे किसका, अकबर की बर्थ होता है और अकबर वहां पे पैदा हो जाता है, ठीक है ना। बट क्या करते हैं कि एट द एज ऑफ 13, जब ये 13 साल का होता है तो इसके फादर की डेथ हो जाती है और इसको सुल्तान बना दिया जाता है, ठीक है ना। बट सुल्तान बनने से पहले ये क्या करता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है और ये डिफीट करता है वहां पे हिमू को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जब सुल्तान बनता है तो ये 1556 में बनता है एट द एज ऑफ 13 और तब थी 14 फरवरी। याद रखना ये 14 फरवरी को जहाँ पे यहाँ पे लोग देखें तो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बट अकबर तब किंग बना था, ठीक है ना। देखो ये बात याद रखना, ये जो 14 फरवरी है ना, अगर आपको डिसाइड करना आपकी लाइफ के साथ क्या करना है, बट आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में लोग यहाँ पे किंग बन रहे हैं और आप जाके गुलाम बन रहे हैं सीधा। तो भाई किंग बनो ना, आपके पास हजारों आपकी क्वींस बन जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अकबर बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर एट द एज ऑफ 18 एंड 1560 के अंदर। और उसने क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था बहरीम सिंह को, मतलब उसने उसको थोड़ा सा कहा था भाई आप रिटायर चले जाएं, अब मैं खुद सुल्तानत को देख लूंगा। हमने देखा अकबर किंग बनता है एज ऑफ 13, बट जब वो 18 का हो जाता है उसको लगता है कि हाँ अब मैं एनफ मैच्योर, अब मैं सुल्तानत को संभाल सकता हूँ। तो वो क्या करता है, उसका जो रेजेंट था, उसका जो पुष्टपना था बहरीम खान, उसको क्या कर देता है, छुट्टी पे भेज देता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखो लेटर ही मैरिड बहरीम खान विडो सलीमा बेगम। उसके बाद क्या करता है, उसको छुट्टी देके जब उसकी डेथ हो जाती है, देखो बहरीम खान कोई कहता है, हिस्टोरियन कहता है कि अकबर ने खुद उसको मरवाया था, बट ये फैक्ट हमारे पास अभी तक प्रूव नहीं हो चुका है। हिस्टोरिकल डिबेट है, इसको डिबेट ही रहने देते हैं। हमें यहाँ पे सीखने को गया है कि जब उसकी डेथ होगी बहरीम खान की, उसके बाद उसकी विडो से सलीमा बेगम से किसने शादी कर दी, किंग अकबर ने कर दी, ठीक है ना। अगर 1561 की बात करें तो ही डिफीटेड म्यूजिशियन सुल्तान जिसका नाम क्या था, अब्बास बहादुर, उसको इसने हराया, जो मालवा का रहने वाला था या मालवा का किंग था, ठीक है ना। एंड 1562 में क्या था, उसने फोर्सेबल कन्वर्जन ऑफ वार प्रिजनर इनटू स्लेव्स, उसने इसको बैन कर दिया, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल एक जगह पे लड़ाई हो रही है, तुम अपनी पार्टी लेके जाते हो और अपोजिट वहां पे तुम पे अटैक करते हैं, ठीक है ना। अब अगर तुम जंग जीत जाते हो और वहां से जो तुम्हारे पास सैनिक मिलेंगे वो तो प्रिजनर हो जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ वार हो जाएंगे। एंशिएंट जमाने में उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूरल्टी होती थी, बहुत ज्यादा जुल्म होता था, ठीक है ना। बट अकबर ने कहा नहीं भाई, अब जुल्म इनको नहीं होना चाहिए, अब इनको फोर्सफुली तुम स्लेव नहीं बना सकते, ठीक है ना। या तो तुम इनको छोड़ सकते हो या तुम इनसे कोई हथियार लेके इनको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब क्या होता था आगे 1562 में क्या होता, अकबर ने शादी कर दी किसकी, हराबाई के साथ, जो एक राजपूत प्रिंसेस थी। हरकाबाई के साथ शादी हुई जो एक राजपूत प्रिंसेस थी, और उसका नाम क्या पड़ गया, महरुमुल जमानी, ठीक है ना।
मरियमुल ज़मानी, ठीक है, मरियमुल ज़मानी, ठीक है। एंड 1563 में क्या होता है, अकबर एबॉलिश कर देता है पिलग्रिमेज टैक्स। याद रखना, जो भी मतलब अगर आप जाते हो किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हो या किसी भी हज पे जाते हो तो इस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये किसने स्टार्ट किया था ये सिस्टम? ये अकबर ने 1563 में एबॉलिश कर दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 1604 में क्या होता है, अकबर ने रिलीजियस टैक्स जजिए को भी माफ कर दिया, ठीक है ना। अगर जजिया देखें तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसको क्या कहते थे? सॉरी, लेट मी रिवाइज टू पीपीटी, वेट फॉर अ सेकंड। ऑलराइट, बैक टू वर्क। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसको क्या कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक कहते थे इसको खिराजुल जजिया, ठीक है ना, खिराज जजिया। अब देखो क्या होता है, जजिया जो होता है ये एक किस्म का रिलीजियस टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम के ऊपर अप्लाई किया जाता है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अनदर काइंड ऑफ टैक्स, उसका नाम है ज़कात, जो मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना। और इस तरह से चीजें बैलेंस हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट में सिर्फ नॉन मुस्लिम को ही टैक्स पे करना पड़ता था, बल्कि मुस्लिम को भी टैक्स पे करना पड़ता था और उसको कहते थे ज़कात, ठीक है ना। वो कंसेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 1572 में क्या होता है, अकबर कैप्चर कर लेता है गुजरात को और इस मेमोरी में वो क्या करता है, वहां पे एक सिटी बनाता है या कैपिटल बनाता है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। अब इसकी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है ना। फतेह का मतलब होता है विक्ट्री और इस याद में वो बनाता है, ठीक है ना। अगर हम इसका अर्ली नाम देखें तो इसका नाम अर्ली नेम फतेहपुर सीकरी था, इसका नाम चेंज करके फतेहपुर सीकरी रख दिया और इसका पहला नाम था सीकरी, ठीक है ना। ये अकबर ने इसका चेंज कर दिया, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी में। और इसके बाद अगर देखें बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था एट द गेटवे ऑफ फतेहपुर सीकरी। देखिए 1575 में क्या होता है, अकबर कंस्ट्रक्ट करता है एक प्रेयर हाउस जिसका नाम क्या था? इबादत खाना। जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीजें माइंड में बिठा रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस किंग ने, किस मुगल किंग ने क्या चीज बनाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अकबर ने बिल्ड किया था आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट, ये बात याद रखना, ठीक है ना। अकबर ने ये 3 बिल्ड किए थे। अगर हम आगे देखें तो ही स्टार्टेड ए न्यू रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया नोन, जिसका टोडरमाल बंदोबस्त कहते हैं या जब्ती सिस्टम कहते हैं। ओके, क्वेश्चन आ सकता है विच किंगडम या विच किंग स्टार्ट दी जब्ती सिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अकबर, ठीक है ना। और 1571 में क्या होता है, उसने स्टार्ट किया था मनसबदारी सिस्टम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो 1576 में क्या होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है बिटवीन मान सिंह एंड महाराजा प्रताप सिंह, जो कहां था? मेरवाड़ के थे, और ये बाबर जीत जाता है, ठीक है ना। मान सिंह कौन थे? ये इसकी जर्मनी का, अकबर की आर्मी का जनरल था, ठीक है। 1580 में क्या होता है, द फर्स्ट ज्यूजेट मशीनरी इंडिया के अंदर आती है और ये कोर्ट ऑफ अकबर में पहुंचती है, ठीक है ना। अगर पहला बंदा देखें जो अकबर की कोर्ट में पहुंचता है वो 1585 में पहुंचता है, उसका नाम था रेलफ फिच। रेलफ फिच कहां पहुंचता है? अकबर के कोर्ट में, और इसको कहा जाता है, याद रखना, टॉर्च बेरर ऑफ इंग्लिशमैन। जो इंग्लिशमैन जो इंडिया की सरजमीन पे किसी कोर्ट में जाता है, किसी अकबर के कोर्ट में या मुगल कोर्ट में जाता है, वो पहला बंदा कौन था? रेलफ फिच था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एंड 1583 में क्या होता है, अकबर फाउंडेड न्यू रिलीजन जिसका नाम क्या था? दीन इलाही। ये एक ऐसे किस्म का रिलीजन था जो डिवाइन फेथ था, जिसमें इंटॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं थी, ये सबको इक्वल राइट था, सब एक जैसे माने जाते थे। और इसने क्या किया था, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलीजन के अंदर जो भी नेगेटिविटी आ जाती है इसने इसको रिमूव की, जो भी एक्सट्रीमिज्म आता था उसने इसको निकाला और एक नया रिलीजन बनाया। इसको कहा कि एवरीवन इज अलाउड टू फॉलो दिस रिलीजन। और इस रिलीजन को सबसे पहले फॉलो किसने किया था? महेश दास, जिसको कहते थे महेश दास का दूसरा नाम क्या है? बीरबल, ठीक है ना। देखो 1600 आपको पता है कि इंडिया का जो किंग था वो था अकबर, बट एट द सेम टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप हो रही थी या वो पनप रही थी, कहां पे? इंग्लैंड के अंदर, जो आके इसको टक्कर देने वाली थी फ्यूचर में, ठीक है ना। जो फ्यूचर में इंडिया का भविष्य लिखने वाली थी वो भी 1600 में इसका बुनियाद पड़ी, ठीक है ना। 1640 में क्या होता है, पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस करते हैं टोबैको को इंडिया के अंदर अकबर के कोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो नवरत्न पढ़ते हैं। मैं फास्ट जा रहा हूं ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये जो सीरीज है ये रिवाइज सीरीज चल रही है आपके लिए। देखो नवरत्न होते हैं 9 जिम ऑफ अकबर। अकबर के जो कोर्ट में 9 जिम थे, जो बहुत ज्यादा दाना लोग थे, जो बहुत ज्यादा मतलब एडवाइस करते थे उसको, या हम बोल सकते हैं उसके इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो कौन कौन से थे देखते हैं यहाँ पे। देखो बीरबल था जो था चीफ एडवाइजर, ठीक है ना। उसके बाद था चीफ एडवाइजर भी था, एडमिनिस्ट्रेटर भी था, उसको बोलते हैं कोर्ट जस्टिस ऑफ द अकबर था। रियल नेम उसका देखें तो महेश दास उसका नाम था। दूसरा राजा टोडरमाल, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर था या फाइनेंस और रेवेन्यू का ये मिनिस्टर था। आप देखिए इससे पहले ये काम करता था शेरशाह सूरी की कोर्ट में, बट उसके बाद अकबर ने इसको अपने कोर्ट में ले लिया। उसने कहा नहीं भाई बंदा काफी टैलेंटेड है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो मैन टेंसन था, ये ओरिजिनली इसका नाम था, अगर हम देखें तो राम थानू पांडे इसका नाम था। ये कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर था और ही कंपोज, इसने रागा बनाया, राज दरबारी इन द ऑनर ऑफ अकबर इसने कंपोज किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद लिखते हैं महाराजा मान सिंह। कौन था ये? आर्मी जनरल था जिसको हम बोलते हैं सेनापति था, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इसका नवरत्न था वो था अब्दुल फैजल
अबुल फजल पोइट था, राइटर था एंड स्कॉलर था। ओके, देखो कोर्ट हिस्टोरियन कौन था इसका, अबुल फजल था, और उसने क्या लिखा था, अकबर बायोग्राफी, जिसका नाम क्या था, एनुल अकबरी, या अकबर नाम है, इसको भी नाम देते हैं, ठीक है ना। अब अबुल फजल का एक भाई था जिसका नाम था अबुल फैजी, ठीक है ना, ये क्या था, अबुल फजल का ब्रदर था, और इसने ट्रांसलेट किया था महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में, और उसका नाम रखा था रजम नमा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो भास्कराचार्य का जो मैथमेटिकल वर्क था जिसका नाम था लीलावती, उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में किसने, इस शख्स का नाम याद रखना, अब्दुल फैजी, अबुल फैजी, ठीक है ना। अब अब्दुल रहीम खान कौन था, ये बेटा था बहरीम खान का। और अगर हम देखें तो अकबर के कोर्ट में सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसको हिंदी आती थी, और ये हिंदी पोइट करार दिया गया अकबर के कोर्ट में, ठीक है ना। आपको पता है मुल्ला दो प्याजा, आपने वो मूवी देखी होगी जुदा अकबर, उसमें ये मुल्ला दो प्याजा का रोल आपने देखा होगा, ये रिलीजियस एडवाइजर था, और एक और रिलीजियस एडवाइजर था फकीर अजाउद्दीन, ये भी रिलीजियस एडवाइजर था, ठीक है ना। बट अब देखोगे जो इसकी काउंसिल थी, आप बोल सकते हैं COM ऑफ अकबर, जो अकबर की चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, या बोल सकते हैं कैबिनेट थी, उसमें देखो ये प्योर क्या था, सेक्युलर था, नेचर था। यहाँ पे आप देखोगे तो मेजॉरिटी में नॉन मुस्लिम है यहाँ पे जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट किस्म का किंग था, ठीक है ना। देखो अकबर स्टार्टेड द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, जिसे संस्कृत टू पर्शियन में ट्रांसलेट किया जाता था, ठीक है ना, बुक्स को, ठीक है ना। बट अकबर की भी फाइनली डेथ हो जाती है 1605 में, और उसको दफन किया गया आगरा नियर सिकंदराबाद, ठीक है ना, सिकंदराबाद नियर आगरा, ठीक है ना। अब उसकी राजपूताना पॉलिसीज कैसी थी ये भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। देखो उसने क्या किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया बहुत बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम पे। दो बंदे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा पीक पे प्रमोट किया, एक तो थे इंडिया का अकबर, और एक थे कश्मीर का स्पेशली सुल्तान जैनुल आबिदीन द ग्रेट किंग, ठीक है ना। एंटर रिलीजियस मैरिज इसने आम करना शुरू कर दी, ठीक है ना। अकबर इंक्रीज मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसने मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। और फाइनली हम बोलें तो जजिया जो नॉन मुस्लिम के ऊपर टैक्स था, इसको भी इसने क्या करने की कोशिश की, इसने भी इसको रिमूव करने की कोशिश की, ठीक है ना। अगर हम तुलसीदास की बात करें, ये एक लिविंग लेजेंड था, ये भी किसके टाइम पे था, अकबर के टाइम पे था। ये बहुत बड़ा फिलासफर था, या बहुत बड़ा स्कॉलर था तुलसीदास साहब, ठीक है ना। अकबर ने क्या किया, उसको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर, क्योंकि उसी के बाद ये मुगल अंपायर की रियल फाउंडेशन होती है। आप देख सकते हैं इससे पहले हुमायूं था, लेकिन उससे सल्तनत छीनी गई थी, बट अकबर ने और ज्यादा स्ट्रांग की, मिलिट्री इसने अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग की, और इसकी वजह से इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। और इसने क्या किया, ये पहला बंदा था जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखा, ठीक है ना, पॉलिटिक्स को रिलीजन से दूर रखा। और इसने क्या, अगर हम बीरबल को देखें तो ये मारा गया था इन बैटल विद यूसुफजई ट्राइब के साथ जब हो रही थी, तो बीरबल वहां पे, जिसको रामदास कहते हैं, वहां पे इसकी किलिंग हो गई थी, इसकी हत्या हो गई थी, और अबुल फजल को मार दिया गया था बीर सिंह बंडेला ने 1601 में, ठीक है ना। ये जबरदस्त लोग थे कुछ जो अकबर के कोर्ट में हुआ करते थे। अकबर के कन्क्वेस्ट देख लेते हैं जल्दी से। ओके, हमारे पास अभी 3 मिनट हैं, खत्म करते हैं। देखो सबसे पहले मालवा पे इसने चढ़ाई की और इसको जीता 1560 से 62 में, ठीक है ना। उसके बाद चनौर यूपी में देखें तो 1561 में किया इसने। चित्तौड़ का किला इसने दोबारा से कैप्चर किया 1568 में। रणथंभौर राजस्थान को इसने दोबारा से कैप्चर किया, यहाँ पे विक्ट्री हासिल की 1569 में। मारवाड़ राजस्थान को इसने दोबारा से अपने कंट्रोल में लिया 1570 में। गुजरात को अपने कंट्रोल में लिया 1572 में। बंगाल और बिहार को 1574 में। और हल्दी घाटी जो महाराणा राणा प्रताप था, वहां पे ये जंग जीती इसने 1576 में। देन काबुल को अपने कंट्रोल में लिया 1581 में। कश्मीर 1585 में। सिंध 1590 में। ओडिशा 1591 में। और उसके बाद 1596 में बलूचिस्तान को इसने लिया। और 1597 में इसने अहमदनगर को, एंड फाइनली इसने असरीरगढ़ को लिया 1601 में अपने अंडर लिया। यहाँ पे एक चीज मेंशन करने की है कश्मीर के बारे में, ठीक है ना। देखो जब इसने कश्मीर को कैप्चर किया तो यहाँ का जो सुल्तान था, यहाँ का जो किंग था, वो था सुल्तान यूसुफ शाह चक, ठीक है ना। इसको धोखे से वहां पे लिया गया। आप ये एक हिस्टोरिकल डिबेट आप देख सकते हैं, इसको कश्मीर की हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सुल्तान यूसुफ शाह को बुलाया गया अकबर की तरफ। उन्होंने सोचा शायद ये समझौता होगा, जंग रुक जाएगी, बट उसको कैप्चर कर लिया गया और फिर वहां पे उसको किल कर दिया गया। आजकल अगर हम यूसुफ शाह का मकबरा देखें तो वो आपको मिलेगा पटना के अंदर, पटना पे वहां पे वो दफन है यूसुफ शाह, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लेजेंड था कश्मीर के, एंड आप उसकी स्टोरी सुनोगे विच हबा खातून के साथ, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्टोरी थी। अगर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह एक स्टोरी की तरह आपको नरेट करने की कोशिश करूंगा। देखो एक तो मैं हबा खातून की स्टोरी आपको बता दूंगा, एक कश्मीर की एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी, ठीक है ना। हम नेक्स्ट टाइम वो लाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम अहेड। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।